प्रिय छात्रों नमस्कार। आज की ऑनलाइन एजुकेशन क्लास में आपका स्वागत है। छात्रों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 9th क्लास के सामाजिक विषय के पाठ भूगोल का आखिरी और छठा लेसन जनसंख्या। इसको हम 2 पार्ट में करेंगे। आज पहला पार्ट कर रहे हैं और आपको बुक को अच्छी तरह से पढ़ना है, फिर पढ़ करके ये अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर देने जो मैं आज आपको करवा रहा हूं। देखिए, जो छोटे छोटे अभ्यास के प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, उनको आपको सरल करना है, उनको समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। पहला प्रश्न हमारा यह है, चैप्टर हमारा जनसंख्या में पहला प्रश्न अभ्यास का हमारा है, प्रस्थान और आगमन दोनों क्षेत्रों में प्रवास आबादी की संख्या और वितरण असंरचना में परिवर्तन लाता है। कौन लाता है? चाहे वो आबादी कहीं आना हो, आबादी का कुछ हिस्सा बाहर गया हो या कुछ आया हो, यानी लोगों का किसी समूह से, किसी देश से, किसी जगह से आना और जाना, वहां उस क्षेत्र के रहने पर, आबादी पर और आबादी की जनसंख्या पर और वितरण पर और वहां की संरचना पर परिवर्तन करता है, प्रभाव डालता ही है। देखिए, बड़ी आसान सी बात थी, समझने वाली बात है फ्रेंड्स। कहता है कि प्रस्थान किसी समूह का कुछ हिस्सा चले जाना, आगमन या आ जाना, किसी भी समूह में कुछ लोगों का चले जाना या आ जाना, वो किन ये दोनों क्षेत्रों में दोनों क्षेत्रों में प्रवास में होता है रहना स्थान, और आबादी के लोग हैं उनकी जनसंख्या और वितरण उनके आने जाने का जो अंतर है उस पर फर्क डालता है। ये दोनों चीजें ये परिवर्तन लाते हैं, चाहे वो प्रवास की बात हो, चाहे आबादी की संख्या की बात हो, चाहे वितरण की बात हो, वहां चाहे उसकी समूह की संरचना की बात हो, उन सभी में परिवर्तन लाता है, चाहे वे आए और चाहे जाए। इसका मतलब ये हो। सेकेंड, जनसंख्या में बच्चों का एक बहुत बड़ा अनुपात ऊंच जन्म दर का परिणाम है। ये पूछ लिया जाता है कि जनसंख्या में बच्चों का बहुत बड़ा अनुपात क्यों है। ये प्रश्न पूछ लिया जाएगा, आपका उत्तर है ऊंच जन्म दर है बच्चों की। ये किसके कारण है? जनसंख्या में बच्चों का बहुत बड़ा अनुपात, क्योंकि जो हमारे देश की जो बच्चों की जन्म दर है वो बहुत ज्यादा है, अर्थात छोटी उम्र में ही बच्चों की शादी कर दी जाती है और उनके फिर आगे बच्चे हो जाते हैं। माना जाता है कि भारत में 3 मिनट में दो बच्चे जन्म ले लेते हैं, प्रत्येक 3 मिनट में 2 बच्चे जन्म ले लेते हैं। इतनी हाई स्पीड से जनरेशन बढ़ रही है। इसके बाद हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, जनसंख्या में वृद्धि दर जनसंख्या वृद्धि का परिणाम को दर्शाता है। देखिए, बात आसान सी है लेकिन थोड़ा आपको टेक्निकल बात रख रही है। जनसंख्या में वृद्धि जनसंख्या वृद्धि का परिणाम है। अरे सीधी सी बात है, जनसंख्या बढ़ेगी, वो जनसंख्या बढ़ना ही तो, जनसंख्या में जो वृद्धि हो रही है वो जनसंख्या बढ़ने का कारण तो है। जनसंख्या में जो बढ़ोतरी हुई है वह किसका कारण है? जनसंख्या में बढ़ना। जो जनसंख्या जनसंख्या में वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि का, यहां तक आप जनसंख्या में वृद्धि दर होती है वो जनसंख्या में वृद्धि दर का परिणाम को दर्शाता है। जो जनसंख्या आपको पूछ लीजिए कि जनसंख्या में वृद्धि दर क्या होती है, जनसंख्या में वृद्धि होने को ही जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साक्षर किसे कहेंगे आप? बड़ा अच्छा सा प्रश्न है। जिस भी बच्चे की उम्र 7 साल है या 7 साल से अधिक है और वो पढ़ना लिखना जानता है, पढ़ने और लिखने में सक्षम है, पढ़ने और लिखने की सामर्थ्य रखता है, तो उसको हम साक्षर कहेंगे। यदि वो बच्चा 7 साल का नहीं है तो हम उसको साक्षर की गिनती में नहीं मानते, कम का है, चाहे उसे पढ़ना लिखना आए ना आए कोई बात नहीं। यदि कोई भी मनुष्य है और वो 7 साल भी कवर कर चुका है और अभी तक उसको न तो पढ़ना आता है न लिखना आता है, उसे हम असाक्षर कहेंगे या हम उसको निरक्षर कहेंगे, निरक्षर कहेंगे। समझ में आई ना? निरक्षर असाक्षर कहेंगे उसको। साक्षर किसको कहेंगे?
किसी भी भाषा का उसे चाहे लिखना, भाषा की कोई कंडीशन नहीं है। दो कंडीशन है, एक तो 7 साल की उम्र पूरी करनी चाहिए और दूसरा उसको कोई भी भाषा का लिखना और पढ़ना आना चाहिए। अगला प्रश्न नंबर 2, जनसंख्या वृद्धि के घटक कौन कौन से हैं? जनसंख्या किस किस पर डिपेंड करती है, कौन कौन से कंपोनेंट्स है उसके? नंबर 1 जन्म दर, नंबर 2 मृत्यु दर, नंबर 3 प्रवास। वहां किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या या तो वहां की जन्म दर के कारण घटती बढ़ती है, जो वृद्धि यहाँ बात है वृद्धि, यदि बच्चों की जन्म दर ज्यादा है तो वहां की नेचुरल सी बात है कि जनसंख्या वृद्धि होगी। दूसरा वहां की मृत्यु दर है, यदि वहां की मृत्यु दर कम है तो नेचुरल सी बात है कि नए बच्चे जन्म ले रहे हैं और जो पहले पैदा है वो कम मर रहे हैं तो जनसंख्या वृद्धि होगी। यदि अधिक मर रहे हैं जन्म की अपेक्षा तो वहां घटेगी। लेकिन यहाँ बात करें सिर्फ जनसंख्या वृद्धि के घटक की, तो पहला प्रभाव करते हैं वहां की जनसंख्या कितनी है, किस रेट से बच्चे जन्म ले रहे हैं, दूसरा वहां मर किस रेट से रहे हैं, और तीसरा प्रवास, वहां लोग आ रहे हैं या जा रहे हैं। यदि वहां प्रवास हो रहे हैं, वहां के लोग बाहर जा रहे हैं तो आपकी जनसंख्या नहीं घट पाएगी, क्योंकि हो सकता है जितने बच्चे आपके जन्म ले रहे हैं उतने ही बच्चे लगभग काम के लिए बाहर चले जाते हैं। यदि वहां आ जाते हैं, नहीं आगमन हो जाता है, आवास हो जाता है, ये प्रवास का मतलब चला जाना। और अगला आवास, आवास का मतलब वो लोग आकर के वहां रह लेते हैं, निवास कर लेते हैं, तो वो जनसंख्या उस क्षेत्र की बढ़ जाती है। तो जनसंख्या वृद्धि के घटक कौन कौन से हैं? जन्म दर, मृत्यु दर, बाहर चले जाना और बाहर से आ जाना, ये उस क्षेत्र की जनसंख्या वृद्धि के कारण बनेंगे। अगला प्रश्न आपका आयु संरचना दर की, आयु संरचना दर की, जन्म दर की व मृत्यु दर की परिभाषा दें। आयु संरचना का मतलब आयु के हिसाब से श्रेणियों में जनसंख्या को बांट देना। जैसे हम कहते हैं 1 से 7 साल के बच्चे, और 7 से 15 साल के, और 15 से 60 साल के, और 60 साल से ऊपर के। इस प्रकार हम भिन्न भिन्न आयु को भिन्न भिन्न वर्गों में बांट दिया। ये हमारा क्या कहलाएगा? आयु संरचना कहलाएगी। इसके बाद इसी का में अंदर है हमारा जन्म दर। जन्म दर क्या कहलाएगी? प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे जितने बच्चे जन्म लेते हैं उसे जन्म दर कहते हैं। जैसे मान लिया कि 1000 आदमी और 30 बच्चों ने जन्म ले लिया तो 30 प्रति 1000 जन्म दर कहलाएगी। इसी प्रकार मृत्यु दर है 1000 व्यक्तियों के पीछे जितने मनुष्य, जितने आदमी, जितने मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं वो मृत्यु दर कहलाती है। उदाहरण के लिए यदि आपके 2000 आबादी है किसी गांव की और उसमें 60 आदमी मर गए तो आप क्या कहेंगे कि 30 व्यक्ति प्रति 1000 है। तो इसी प्रकार जो जन्म दर है उसको भी हम 1000 में लेंगे और मृत्यु दर को भी 1000 में लेंगे, और आयु संरचना को आयु के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी में बांट दें, उसको आयु संरचना कहलाएगी। अगला टॉपिक आपका व्यवसायिक संरचना विकास के बीच में क्या संबंध है। देखिए, व्यवसायिक होता काम करना का जो संरचना है वो आपका काम धंधा व्यापारिक जो भी है, और विकास देश का विकास। तो इसके लिए हम 3 चीजें हैं। हमारा जो शारीरिक अर्थव्यवस्था है 3 क्षेत्रों में बटी है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। मनुष्य काम करें या तो प्राथमिक क्षेत्र से जुड़े हुए या द्वितीयक से या तृतीयक से। स्टूडेंट्स, मैं बता देता हूं आपको प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं। जो सीधे प्रकृति से जुड़े हुए हैं, जैसे आपका खेती करना है, लकड़ी का काम करना है, खुदाई खनन करना है, जंगल से लकड़ी काटना है, जो कुदरत से डायरेक्टली आप, या पत्थर फोड़ना है, डायरेक्टली प्रकृति के संसाधनों से काम करते हैं, प्राकृतिक क्षेत्र के कहलाते हैं। द्वितीयक क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जो प्रकृति के संसाधनों को लेकर के उनको मॉडिफाई करके उनको कोई चेंजिंग करके काम करते हैं। जैसे उद्योग है, हमारे कारखाने हैं, क्या करते हैं, प्रकृति से लोहा, चांदी, सोना, अनेक दूसरी धातुएं लेकर उसको अलग बर्तनों में या गहनों के रूप में या किसी वस्तुओं के रूप में चेंज कर देते हैं, फिर उस काम में लगे होते हैं, उनको हम द्वितीयक क्षेत्र के कहते हैं। ये आजीविका, ये विकास में अपना अहम हिस्सा देते हैं। पहले वाली भी अपना अहम हिस्सा देते हैं, जो प्राथमिक से व्यवसायिक संरचना में और विकास के बीच में। तीसरा तृतीयक क्षेत्र के होते हैं। तृतीयक क्षेत्र में लोग होते हैं जो भौतिक रूप से कोई काम नहीं दिखाई देते, लेकिन वे अपनी सेवाएं देते हैं। जैसे डॉक्टर है, टीचर है, ये विकास में अपना सहयोग करते हैं, व्यवसाय में अपना सहयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि एक टीचर है, उसका व्यवसाय टीचर है और वो भी कोई इसमें सहयोग कर रहा है कि बच्चों को पढ़ा लिखा करके अच्छी योग्य बना करके समाज को आगे लेके आ रहा है, वो विकास में बढ़ोतरी कर रहा है।
एक डॉक्टर है, लोगों के स्वास्थ्य को ठीक करके उनकी जो कार्य करने की क्षमता है उसको बरकरार रखता है और वो देश के विकास में सहयोग करता है। ये हमारा प्रश्न था चौथा। पांचवा प्रश्न है, स्वस्थ जनसंख्या कैसे लाभकारी है? सीधी सी बात है, जमा आसान सी बात है। यदि लोग बीमार होंगे तो वहां का पैसा भी वेस्ट होगा और वहां की कार्य कुशलता कम हो जाएगी, लोगों के काम करने की जो क्षमता है वो कम हो जाएगी। बीमार के कारण मान लिया किसी आदमी को बुखार हो गया तो वो काम कैसे करेगा, वो बुखार में ही रहेगा। और दूसरा, उसके बुखार के ऊपर डॉक्टरों का पैसा व्यय बहुत ज्यादा होगा, बेकारी में पैसा बहुत ज्यादा लगेगा। तो देखिए, एक स्वस्थ समाज है, यदि एक स्वस्थ जनसंख्या है वो बहुत ही लाभकारी होती है, वो दोहरा फायदा करती है। एक तो कार्य क्षमता पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता, लोग समाज के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं यदि स्वस्थ लोग हैं। दूसरा, देश का पैसा और स्वास्थ्य क्रियाओं पर खर्च नहीं होता। यदि लोग बीमार रहते हैं सारा दिन काम भी कम होगा और दूसरा पैसा भी खर्च ज्यादा होगा। तो इस प्रकार एक राष्ट्रीय जनसंख्या जो होती है, जो स्वस्थ जनसंख्या होती है, वो बड़ी देश के लिए लाभकारी होती है। और अगला प्रश्न आपका, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की मुख्य विशेषताएं क्या है? स्टूडेंट्स, मुख्य विशेषताएं क्या है राष्ट्रीय नीति में? कौन कौन सी बनाई है? नंबर 1, शिशु दर को कम करना। जो मृत्यु है शिशुओं की, छोटे छोटे बच्चों की मृत्यु हो जाती है बचपन में या डिलीवरी के समय या कुछ समय के बाद जब मृत्यु हो जाती है, उन बच्चों को मृत्यु दर को कम करना, टीकाकरण अभियान करके या अनेक जच्चा बच्चा की सहयोग करके सरकार इसके में बड़ी मोटिवेट कर रही है, लोगों को प्रोत्साहित करके डिलीवरी हॉस्पिटल में करा करके जो बच्चों की अधिक जन्म दर अधिक हो रही है उसको कम करने का प्रयास किया जा रहा है। नंबर 2, टीका रोधी बीमारियों से छुटकारा। जो टीका रोधी बीमारी है, बेजोड़ सी बीमारी, खतरनाक बीमारियां, चेचक की बीमारी है, जो दूसरी और अनेक बीमारियां, उनको बचपन में बच्चों को टीका लगा करके इन बीमारी से बचा करके जो जन्म दर है उसको, जो बच्चों की शिशु मृत्यु दर है उसको कम किया जाता है सरकार के द्वारा। ये विशेषता है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की। अगर राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की ये कि शादी की लड़कियों की जो आयु है उसको बढ़ाने का प्रोत्साहन करना, लड़कियों के अधिक कम उम्र में शादी न करना, अधिक उम्र तक उन्हें पढ़ाते रहना ताकि वे पढ़ लिख के एक समाज का अहम हिस्सा भी बने और जब जो आगे बच्चों की जन्म दर है उसमें भी देरी से आए ताकि किसी समाज पर बोझ न बने। इसके बाद है परिवार नियोजन, और सबसे बड़ी जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति है उसके तहत परिवार नियोजन नीति को अपनाया जा रहा है। विभिन्न तरीकों से समय समय पर समाज को परिवार नियोजन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, वो चाहे मीडिया हो चाहे किसी भी तरीके से सरकार हर मनुष्य तक परिवार नियोजन के तरीके अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है पब्लिक को। और इसके साथ 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क मुफ्त शिक्षा, जैसे कि बच्चा आप सभी को पता है, आप 8वीं तक स्कूल में बगैर फीस पढ़ के आए हैं। ये सरकार की राष्ट्रीय नीति थी और उस नीति के तहत ही आप लोगों से कोई फीस नहीं ली गई, आपको निःशुल्क शिक्षा दी गई, किताबें भी स्कूल में दी गई, क्योंकि आप प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा ली है आपने, जो 14 साल तक की उम्र की है। आप 9वीं क्लास में हो गए हैं, आप 14 साल को कवर कर गए हैं और अब आपसे नाम मात्र की फीस ली जाएगी। लेकिन अब तक आपसे इसी राष्ट्रीय नीति के कारण आपसे कोई फीस वगैरह नहीं ली जा रही थी, नहीं किताबें वगैरह, बैग पुस्तक सब कुछ आपको खरीद दिया जा रहा था। तो स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल में आप लोगों को आज का प्रश्न अच्छा लगा होगा, बड़े मजेदार थे, तो आप इनको अच्छे से करेंगे और अपनी नॉलेज को बढ़ाएंगे और इसी प्रकार क्लास को अटेंड करते रहेंगे। धन्यवाद।